हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग टारगेट। तो आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आरओ और एआरओ के लिए मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, तो हम लोगों ने कल 21 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे पीवाईक्यू वाले, और आज हम लोग आगे से क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। तो हम लोगों का क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित व्यापारिक शक्तियों में से किसे 1717 ईस्वी में चुंगी अदा करने में छूट दे दी गई थी? ए ऑप्शन है डच, बी अंग्रेज और सी फ्रांसीसी, डी पुर्तगाल। तो यहाँ पे हम लोगों का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी अंग्रेज। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। कि यहाँ पे देखते हैं, अंग्रेज व्यापारिक दृष्टि से ज़्यादा कूटनीतिज्ञ थे। उन्होंने बंगाल में अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फारुखसियर से एक शाही फरमान प्राप्त किया, जिसके अनुसार उन्हें 3000 रुपये वार्षिक देकर बिना कोई अतिरिक्त चुंगी दिए हुए बंगाल में व्यापार कर सकते थे। अंग्रेजी कंपनी को 38 गांव खरीदने की अनुमति भी मिली। साथ ही इस फरमान द्वारा वे शाही मुद्रा का प्रयोग भी कर सकते थे। अंग्रेजों ने इसे बंगाल में अंग्रेजी व्यापार का मैग्ना कार्टा बताया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, यहाँ पे देखते हैं। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे, क्योंकि? तो यहाँ पे ऑप्शन है डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, डी ऑप्शन है पांडिचेरी सामरिक क्रेन था। तो यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। तो डिटेल में क्या है यहाँ पे देखते हैं। फ्रांसीसी दक्कन में शक्तिशाली ना हो सके, इसका प्रमुख कारण वहाँ अंग्रेजों की फौज यानी कि नौसेना का शक्तिशाली होना था। अंग्रेज लोग जो है वो फ्रांसीसियों से कई अधिक शक्तिशाली थे। व्यापारिक दृष्टि से अंग्रेज उनसे अधिक प्रभावशाली थे। फ्रांसीसियों का यूरोप में उलझना भी उनकी कमजोरी का कारण बना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो ए ऑप्शन है लुई 13वां, बी ऑप्शन लुई 14वां, सी ऑप्शन लुई 15वां और लुई 16वां। तो यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, लुई 14वां। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? लुई 14वें के काल में हुआ। डिटेल में क्या देखते हैं यहाँ पे, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलेस कहा जाता था, और इसकी स्थापना 1664 ईस्वी में लुई 14वें के वित्त मंत्री कोलबर्ट द्वारा किया गया। यह कंपनी 1668 में भारत व्यापार के लिए आई थी। किस सन में भारत आई थी यह कंपनी? 1668 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का यहाँ पे, एक्स लॉ सॉपेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे ऑप्शन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो हम लोगों का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 व 2 दोनों ऑप्शन ही हम लोगों के यहाँ पे सही हो जाएंगे, क्योंकि जो 1748 की संधि थी इसमें प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई, अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हो गया। डिटेल में हम लोग देखते हैं क्या है यहाँ पे, देखते हैं। यूरोप में एक्स लॉ सॉपेल की संधि 1748 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया, जिसके कारण कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1646 से 48 ईस्वी में भी समाप्त हो गया। इस संधि से मद्रास अंग्रेजों को तथा अमेरिका में लुइसबर्ग फ्रांसीसियों को वापस मिल गए। इस तरह युद्ध के प्रथम दौर में दोनों दल बराबर रहे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, वांडीवास का युद्ध। तो वांडीवास का युद्ध हम लोगों का कब हुआ था? तो वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ। किस सन में हुआ? 1760 ईस्वी में। ऑप्शन है, तो वांडीवास के युद्ध में क्या हुआ था? ऑप्शन ए, फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया, और ब्रिटिश ने डच को हराया, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, और डच ने ब्रिटिश को हराया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। तो डिटेल यहाँ पे देखते हैं क्या है। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 1760 ईस्वी में वांडीवास नामक निर्णायक लड़ाई लड़ी गई, जिसमें फ्रांसीसियों की पराजय हुई और अंग्रेज लोग जीत गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर के नाम से अंकित किया गया है। तो वो जो कारण है अभिकथन ए, उसमें क्या है कि भारत में फ्रांसीसी कंपनी असफल हो गई, और कारण जो है फ्रांसीसी कंपनी में संरचनात्मक कमजोरियां थी। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए।
तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। बी ऑप्शन है ए आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। और सी ऑप्शन है ए सत्य है परंतु आर असत्य है। डी ऑप्शन है ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। भारत में फ्रांसीसी कंपनी असफल हो गई लेकिन फ्रांसीसी कंपनी में संरचनात्मक कमजोरियां थीं। ओके, यहाँ पे डिटेल भी एक बार देख लेते हैं। सभी यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन व्यापार हेतु था परंतु फ्रांसीसी और अंग्रेज के मध्य संघर्ष में फ्रांसीसी कंपनी असफल हो गई क्योंकि फ्रांसीसी कंपनी में संरचनात्मक कमजोरियां थी। अतः अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह उस टाइम कौन था लंदन में? तो यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अकबर था। तो 1599 ईस्वी में जॉन मिल्डन हॉल नामक ब्रिटिश यात्री थल मार्ग से भारत आया था और 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में मर्चेंट एंड वेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेनिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की। इस समय भारत में मुगल बादशाह अकबर का शासन 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 34 नंबर। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। तो यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रयोग किया। ऑप्शन ए है अंग्रेज, ऑप्शन 2 डच, ऑप्शन सी फ्रांसीसी और ऑप्शन 4 पुर्तगाली। तो नीचे दिए गए कूट उनके प्रवेश में से सही तिथिक्रम निर्धारित कीजिए। तो यहाँ पे पेपर में कभी कभी सीक्वेंस लगाने को भी पूछ लेता है तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। प्रीवियस ईयर में ये सब क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी ऑप्शन। ओके, तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि यूरोप से भारत जब व्यापार करने आए तो सबसे पहले पुर्तगाली है और पुर्तगाली के बाद फिर डच है और डच के बाद अंग्रेज है और फिर फ्रांसीसी है। ओके, डेन है, वो क्या कहते हैं, यहाँ पे देखते हैं एक बार यूरोपीय शक्तियों का भारत में आने का क्रम यहाँ पे देखते हैं। तो यूरोपीय शक्तियों का भारत में आने का क्रम क्या है कि पहले पुर्तगाली है, डच है, फिर अंग्रेज है और ऑप्शन 4 डेन है, फिर सबसे लास्ट में फ्रांसीसी है। पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए थे लेकिन गए सबसे बाद में, और सबसे लास्ट में कौन आया है भारत व्यापार करने के लिए? तो सबसे बाद में आए हैं फ्रांसीसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 35 नंबर। भारत में ब्रिटिश शासन के आरंभ में दुर्गीकृत फैक्ट्री का प्रयोजन किसकी रक्षा करना था? तो यहाँ पे है व्यापारिक स्थल की जहाँ कंपनी के अधिकार कार्य करते थे और वस्तुओं के उत्पादन केंद्र की और यहाँ पे है सी ऑप्शन यहाँ पे है यूरोप को भेजने हेतु संग्रहित माल गोदाम की, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन, यूरोप को भेजने हेतु यहाँ पे संग्रहित माल गोदाम की। ओके, तो डिटेल में एक बार यहाँ पे देखते हैं क्या है जरा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के पश्चिमी तट पर सूरत में एक फैक्ट्री खोलने का निश्चय किया और तब व्यापारिक केंद्रों को फैक्ट्री के नाम से जाना जाता था। तो व्यापारिक केंद्रों को किस नाम से जाना जाता था? फैक्ट्री के नाम से जाना जाता था। ओके, फैक्ट्री में 3 तरह के लोग शामिल थे, लिपिक, करिंदे और सौदागर। फैक्ट्री वास्तव में यूरोप को भेजने संग्रहित माल गोदाम हुआ करती थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 36 नंबर। 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरीज अधिक सक्रिय थी? तो ऑप्शन ए है बंगाल और असम, ऑप्शन बी दक्षिणी भारत, ऑप्शन सी यूपी और बिहार, ऑप्शन डी बम्बई और गुजरात। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगाल और असम। तो डिटेल में क्या है एक बार पढ़ लेते हैं यहाँ पे। वर्ष 1813 में कौन सा एक्ट आया था? तो 1813 का चार्टर एक्ट था। तो वर्ष 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट से भारत में ईसाई मिशनरियों को प्रवेश की छूट मिल गई। अंग्रेज उपनिवेशवादियों तथा उनकी मदद से ब्रिटिश मिशनरियों ने
भारतवासियों के धर्म, संस्कृति और तेजी से प्रहार किया। संस्कृति पर तेजी से प्रहार किया। अंग्रेज उपनिवेश तथा उनकी मदद से ब्रिटिश मिशनरियों ने भारतवासियों के धर्म संस्कृति पर तेजी से प्रहार किया। वे मुख्यतः बंगाल और असम से अधिक सक्रिय थे। ओके, तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोगों का। नेक्स्ट, भारत में मुद्रणालय लाने वाले निम्नलिखित में से प्रथम कौन थे? तो भारत में जो मुद्रणालय लाई गई थी उनमें से वे कौन प्रथम थे? तो पहला ऑप्शन है नीदरलैंड वासी, बी ऑप्शन है ब्रिटेन वासी, सी ऑप्शन है पुर्तगाली, डी ऑप्शन है फ्रांसीसी। तो यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगाली। तो भारत में मुद्रणालय लाने वाले प्रथम पुर्तगाली थे। उन्होंने गोवा में प्रथम मुद्रणालय स्थापित किया। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि प्रथम मुद्रणालय किसने स्थापित किया, तो पुर्तगालियों ने किया। और कहाँ पर किया? तो गोवा में किया। ओके, प्रारंभ में ये केवल बाइबिल धर्म ग्रंथ की प्रतियां छापते थे। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। ओके, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 38 नंबर। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था। तो मूल निवास क्या था? यहाँ पे ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी लाहौर और ऑप्शन डी लखनऊ। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा आगरा। जो उर्दू शायर मिर्जा गालिब है उनका मूल निवास आगरा था। ओके, तो इनका ज़रा डिटेल में देखते हैं कि जो मिर्जा गालिब साहब हैं, तो इनका जो मूल निवास है वो आगरा था। लेकिन यहाँ पे है कि असद उल्ला खां गालिब यानी कि मिर्जा गालिब 1797 और 1797 से 1869 ईस्वी का मूल निवास आगरा में ही था। ये 19वीं शताब्दी में बहादुर शाह जफर के राज दरबार के प्रमुख उर्दू शायर थे। 19वीं शताब्दी में बहादुर शाह जफर के राज दरबार के प्रमुख उर्दू शायर थे। उन्होंने फारसी में अपनी अधिकांश गद्य तथा पद्य रचनाएं लिखी हैं। दीवाने गालिब इनकी प्रसिद्ध कृति है। तो दीवाने गालिब इनकी प्रसिद्ध कृति है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 39 नंबर। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? असम में वैसे भी चाय की खेती बहुत होती है, तो असम चाय के लिए भी फेमस है। तो यहाँ पे है कि चाय कंपनी की स्थापना जो हुई थी असम में वह कब हुई थी? तो ऑप्शन ए है कि 1835 में, ऑप्शन बी है 1837 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1839 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1841 ईस्वी में। ये यूपीपीएससी आरओ के प्री एग्जाम में सन 2016 में पूछा गया है। तो यहाँ पे है, एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। 1839 ईस्वी में चाय कंपनी की स्थापना हुई। कहाँ पे? असम में। तो यहाँ पे है कि द असम कंपनी भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी है, जिसकी स्थापना 1839 में 5 लाख की पूंजी के साथ असम में की गई थी। तो इसकी स्थापना असम में की गई 5 लाख पूंजी के साथ 1839 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 40 नंबर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे है सूची 1 और सूची 2। ऑप्शन ए है पांडिचेरी, और यहाँ पे है पांडिचेरी, गोवा, ट्रांकेबार, मद्रास। और यहाँ पे सूची 2 है डच, फ्रेंच, पुर्तगीज और डेनिश यानी कि डेन। तो यहाँ पे हम लोगों को सूची 1 से सूची 2 को मैच करना है। तो यहाँ पे हम लोगों का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो पांडिचेरी है वो फ्रेंच की थी, और जो गोवा है तो गोवा था पुर्तगीज का, और क्या कहते हैं ये जो ट्रांकेबार है ड्रेनिश का, और मद्रास जो है मद्रास हो गया डच का। ओके, तो आप लोग इसको मैच कर लीजिएगा एक बार अच्छे से देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का यहाँ पे, कौन सा नंबर है? हाँ, यहाँ पे एक बार और दिखाया गया है कि सही सुमेल इस प्रकार से है। तो पांडिचेरी को फ्रेंच से, गोवा को पुर्तगीज से, ट्रांकेबार को डेन से, और मद्रास को डच से। ओके, तो यहाँ पे मैचिंग का और वो सूची यहाँ पे दी गई है मैचिंग की। और हम लोगों का सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो गया है, तो हम लोग कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं सेकंड चैप्टर के। सेकंड चैप्टर है हमारा स्वायत्त राज्यों का उदय, अवध, मैसूर, पंजाब एवं बंगाल। तो यहाँ पे हम लोगों का पहला क्वेश्चन है हम लोगों का यहाँ पे सफदरगंज के पश्चात निम्नलिखित में से कौन एक अवध के नवाब बने? तो अवध का नवाब कौन था?
तो यहाँ पे हो जाएगा शुजाउद्दौला। तो सफदरगंज के पश्चात निम्नलिखित में से कौन एक अवध के नवाब बने? शुजाउद्दौला। तो यहाँ पे डिटेल में है, एक बार पढ़ते इसको। क्या था कि 1754 में सफदरगंज की मौत के बाद ही शुजाउद्दौला को फैजाबाद की नवाबी मिली थी। वह पीढ़ी का तीसरा नवाब था जो फैजाबाद रहा। इसके बाद के नवाबों ने लखनऊ को अपनी राजधानी बनाई और शुजाउद्दौला सही मायनों में पहला नवाब था जिसने नवाबी तहजीब को साकार किया। ये बहुत ही फेमस था, शुजाउद्दौला, जिसने नवाब तहजीब को साकार किया और ये सही मायनों में पहला नवाब था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी थी? तो अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? सी ऑप्शन, फैजाबाद। तो यहाँ पे देखते हैं, फैजाबाद अवध के नवाबों की पहली राजधानी थी। अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना शहादत खां बुरहान उल मुल्क ने की थी। बाद में मुगल बादशाह मोहम्मद रंगीला के दरबार में ईरानी गुट का नेतृत्व था और शहादत खां के बाद जफदरगंज अवध का नवाब बना। इसे मुगल बादशाह अहमद शाह ने मुगल साम्राज्य का वजीर नियुक्त किया। तब अवध के शासक नवाब वजीर कहलाने लगे। अवध के शासक नवाब वजीर कहलाने लगे और 1775 ईस्वी में अवध के नवाब आसफ उद्दौला 1775 से 1797 में अपनी राजधानी फैजाबाद लखनऊ स्थानांतरित कर दी थी। तो इन्होंने नवाब जो आसफ उद्दौला थे, इन्होंने 1775 से 1797 ईस्वी में अपनी राजधानी को फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 43 नंबर। अवध के प्रशासन पर निम्नलिखित रपटों को पढ़ें और नीचे दिए गए कूट में से उनका सही कालानुक्रम पता करें। नरेटिव ऑफ ए जर्नी थ्रू द अपर प्रोविंस ऑफ हिंदुस्तान, जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर्स 1849 से 50, और क्या कहते हैं, आउटरम रिपोर्ट। तो यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे तीनों ही सही हैं। इनका क्रम है, पहला हो जाएगा नरेटिव ऑफ द जर्नी थ्रू द अपर प्रोविंस ऑफ हिंदुस्तान, जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर्स 1849 से 50, और ये आउटरम रिपोर्ट। ओके, यहाँ पे है कि एक बार डिटेल में इसको देखते हैं। नरेटिव ऑफ ए जर्नी थ्रू द पावर प्रोविंस ऑफ हिंदुस्तान नामक रपट पादरी विशेष हेबर ने 1848 ईस्वी में 1848 में लिया था, जबकि जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर्स 1849 में से 50 कर्नल स्लीमैन ने लिखा था। जबकि जेम्स आउटरम की रिपोर्ट 1856 ईस्वी में लिखी गई थी। जेम्स आउटरम की रिपोर्ट कब लिखी गई? 1856 ईस्वी में लिखी गई, जिसको आधार बनाकर अवध के नवाब ने अंग्रेजी राज में विलय किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय था? कौन सा भारतीय राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय था? तो इसका आंसर यहाँ पे देखते हैं। ऑप्शन ए है मैसूर, ऑप्शन बी है हैदराबाद और ऑप्शन सी है मराठों का राज्य, ऑप्शन डी है अवध। अवध के जो नवाब थे, यहाँ पे है भारतीय राज्य अवध अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय था। भारतीय राज्य जो है वो अवध अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय था। यह अंग्रेज का बफर स्टेट राज था। कैसा राज्य था? बफर स्टेट राज था, जिसका अंग्रेजों ने जैसा चाहा दोहन किया। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में 1719-48 ईस्वी में शहादत खां बुरहान उल मुल्क ने अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। ओके, तो यहाँ पे अवध हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर। अहमद शाह ने 1748 ईस्वी में सफदरगंज को किस पद पर नियुक्त किया था? तो ऑप्शन ए है अवध का सूबेदार, ऑप्शन बी है मीर बख्शी और ऑप्शन सी है साम्राज्य का वजीर, ऑप्शन डी है सूबा बिहार का दीवान। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, साम्राज्य का वजीर। तो यहाँ पे देखते हैं, अहमद शाह यानी कि मुगल बादशाह ने 1748 ईस्वी में सफदरजंग को साम्राज्य का वजीर नियुक्त किया। 1748 ईस्वी में किसे वजीर नियुक्त किया? साम्राज्य का वजीर किसे नियुक्त किया? सफदरगंज को। इस कारण उसके उत्तराधिकारी नवाब वजीर कहलाने लगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर। निम्नलिखित में से किसने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल मैसूर में
कहाँ पर? डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शास्त्रागार की स्थापना की। तो ऑप्शन ए नटराज, बी हैदर अली, सी देवराज और डी चिक्का कृष्णराज। तो यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हैदर अली। 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शास्त्रागार की स्थापना की। किसने की थी? हैदर अली ने। तो डिटेल यहाँ पे देखते हैं क्या है। हैदर अली दक्षिण भारतीय मैसूर राज्य के सुल्तान थे। कहाँ के सुल्तान थे हैदर अली? दक्षिण भारतीय मैसूर राज्य का सुल्तान था। इनके बचपन का नाम हैदर नाइक था। हैदर अली का बचपन का नाम क्या था? हैदर नाइक। हैदर अली के समय ही प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी में हुआ, जिसमें हैदर अली को आंशिक सफलता प्राप्त हुई थी। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी में हैदर एवं अंग्रेजों के मध्य हुआ, जिसमें हैदर अली की मृत्यु हो गई। 1780 से जो 84 का युद्ध हैदर और अंग्रेजों के मध्य जो युद्ध हुआ था, इसमें हैदर अली की मृत्यु हो गई। और 1755 ईस्वी में हैदर अली ने फ्रांसीसियों की मदद से डिंडीगुल, जो कहाँ पे है? तमिलनाडु में, डिंडीगुल में आधुनिक शास्त्रागार स्थापित किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की राजधानी थी, क्या थी टीपू सुल्तान की राजधानी? श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम, इसको श्रीरंगम भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे है, देखते हैं एक बार इसको। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु के पश्चात 1782 ईस्वी के पश्चात उसका पुत्र टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठा। हैदर अली की मृत्यु के बाद 1782 ईस्वी के पश्चात उसका पुत्र टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठा। इसने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया। किसने बनाया श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी? टीपू सुल्तान ने। यह एक कुशल प्रशासक एवं सेनापति था। उसने आधुनिक कैलेंडर पद्धति को लागू किया, सिक्का ढलाई की नई तकनीक अपनाई तथा नाप तौल के आधुनिक पैमाने अपनाए। उसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता वृक्ष लगवाया तथा जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों से लड़ते समय श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग द्वार पर उसकी मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। कहाँ पर? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों से लड़ते हुए श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग द्वार पर उसकी मृत्यु हो गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? तो ऑप्शन ए है प्रथम आंग्ल मैसूर हैदर अली पराजित हुआ। मैसूर युद्ध में हैदर अली पराजित हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर में हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया। तृतीय आंग्ल मैसूर टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा ही है कि यहाँ पे डी ऑप्शन हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य ही दिवंगत हुआ, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई। ओके, तो आज की क्लास हम लोगों की यहीं पे समाप्त होती है। आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आप लोग पूरा ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। ओके, थैंक यू।